हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। एकदम ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बीकॉम पार्ट 2 के छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए 6 किताबें हैं, 3 न्यूमेरिकल जिसमें से पढ़ने हैं, और अब आपके पास समय मात्र 5 महीने का है, या उसमें भी 2 दिन कम। मतलब अब आपका एग्ज़ाम आपके बगल पहुंच चुका है। एग्ज़ाम होगा और रिटन मोड में होगा तो आपको पढ़ाई करनी है। तो हम अब आपके लिए वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जो एग्ज़ाम स्पेशल होने वाला है। सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया होगा और जिसके इस बार के एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होगी, अब वो टॉपिक आपको मिलेगा। मतलब अब आपकी पढ़ाई एग्ज़ाम मोड में होगी। ठीक, तो आप जुट जाइए दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस के साथ। दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए अगर नए जुड़े हैं तो, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत सारा प्यार आपको। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताइए वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें। मैंने आपको ये प्रॉमिस दिया है कि मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरी का सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनके रूल्स के साथ 1 बाय 1 आपको दूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। मतलब आपकी ऑफलाइन पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई अब आपके घर बैठे आपकी अपनी शर्तों पर होगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, आपकी पढ़ाई जादुई तरीके से होगी। आप एकदम सबसे बेहतर होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, लेकिन आप सिर्फ इतना करिए, अपने दोस्तों को हमसे जोड़िए। और हाँ, ये सारी बातें पाने के लिए दोस्तों आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप पूरा पैकेज चाहो तो खरीद सकते हो, और चाहो तो आप 1 बाय 1 करके रेगुलर बेस पर आप हमसे क्लास ले सकते हो। हमारे यहाँ कम से कम फीस पर ये सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट, और कॉस्ट अकाउंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बिन कार्ड। जी, नाम आपने देखा होगा, लेकिन मैंने कहा ना, ये कॉस्ट अकाउंट का थ्योरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब ये कि इससे बेहतर क्वेश्चन, या यूं कह लीजिए इससे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन कोई ना होगा थ्योरी के लिए। तो आप कह सकते हो पूरी कॉस्ट अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिन कार्ड। ठीक, बिन पत्रक। ये बेटा 2 नंबर में तो श्योर है मिल जाना है, अगर 2 में नहीं मिलता तो फिर ये 10 में मिलता है। ठीक है, आप जानिए कैसे। तो 2 नंबर तो मान के चलिए चांसेस कम होंगे, 10 में श्योर है मिलेगा। कैसे? तो यहाँ आपसे ये पूछा जाता है 2 नंबर में अगर आए तो बिन कार्ड क्या है, केवल डेफिनेशन। और अगर 10 में आता है तो आपसे पूछा जाएगा बिन कार्ड क्या है, और बिन कार्ड का एक नमूना बनाइए, मतलब स्पेसिमेन गिवन। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको बताना होगा जैसा बिन कार्ड बनता है। बेहद इजी होगा, आप और हम आज एक साथ बनाएंगे। आपके लिए ये आपका दोस्त, आपका भाई दिग्विजय सिंह वो क्लास लेके आया है जो पूरे 10 नंबर आपको दिलाएगी, और आप जाते समय हंसते हंसते ये बोलकर जाएंगे, हाँ, इसे पढ़ाई कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बिन कार्ड क्यों पढ़ना है, हमें पहले ये जान लेते हैं। प्यारे भाई, हमने कहा था कि हमें इस लागत लेखांकन में किसी वस्तु को बनाने के बारे में सोचना है। मान लीजिए हमने कोई वस्तु बनानी है। वस्तु बनानी क्यों है? लाभ कमाना है। तो वस्तु बना के हम उस वस्तु को बेचेंगे,
तब हम जितनी लागत लगी होगी उससे ज़्यादा पर बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। यही सबका ऑब्जेक्ट होता है। यही प्रत्येक व्यवसायी भी चाहता है कि वस्तु बना के हम बेचें। जब वस्तु बना के हम बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। तो आप वस्तु कम से कम में बनाना चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा में? लाभ कम लेना चाहोगे कि ज़्यादा? तो प्रत्येक व्यवसायी ये चाहता है कि उसको लाभ अधिक हो, और लाभ बढ़ाने के केवल 2 ही विकल्प हैं, ये मैं बता चुका हूँ। केवल 2 विकल्प। कौन कौन से? पहला, बिक्री मूल्य बढ़ा दो, और बिक्री मूल्य बढ़ाना सेल के लिए एंटी रिएक्शन होता है। बिक्री मूल्य आप बढ़ाओ, तुरंत उधर सेल कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे कीमत बढ़ जाएगी वैसे विक्रय घट जाएगा, और सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका गिर जाएगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि सेल बढ़ती रहे, घटे ना। तो इसलिए बिक्री मूल्य बढ़ाना श्रेष्ठ विकल्प नहीं है। तो प्रत्येक व्यवसायी दूसरे ऑप्शन को चयनित करेगा, कॉस्ट घटाना, लागत घटाना चाहिएगा। जब लागत आपकी घट गई तो लागत घट जाने पर आपकी टोटल कॉस्ट जब घट जाएगी, जितने में आप बेच रहे हो उतने में ही बेचोगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा। तो आपका ये प्रयास होगा कि कॉस्ट कम से कम हो, और कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसी भी वस्तु के उत्पादन में 45% से लेकर 75% हिस्सा केवल और केवल मटेरियल का होता है। तो सबसे पहला प्रयास हमारा ये होता है कि मटेरियल का वेस्टेज रुके। मटेरियल जितनी लगनी है उत्पादन में उतनी ही हमारे पास हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मटेरियल होगा तो ज़्यादा वेस्टेज होने के आसार हैं। हमें उनके स्टोरेज करने में भी कठिनाई होगी। ज़्यादा मंगाएंगे तो परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ETC। और ये सारी चीज़ें हुई तो लागतें हमारी बढ़ जाएंगी। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र मैंने आपको सामग्री का स्तर निर्धारण करके बता दिया था, क्वेश्चन पढ़ा दिया था। ठीक, उसमें बताया था आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी चाहिए, मिनिमम लिमिट कितनी चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, ये सब हम आपको बता चुके हैं। आज हमें जानना है सामग्री का संग्रहण कैसे होगा। सामग्री मंगा लिया, कहीं ना कहीं तो रखिएगा। तो आज का टॉपिक है सामग्री का संग्रहण। सामग्री का संग्रहण, ठीक, सामग्री का संग्रहण। तो सामग्री का संग्रहण कैसे होगा और कहते किसे हैं सामग्री का संग्रहण, आप ये जानिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मतलब ये है, एक लॉजिक आप जानिए कि अगर हमने कहीं कोई उत्पादन किया तो उत्पादन में हमें सामग्री लगेगी। अगर उत्पादन में सामग्री लगेगी तो हम सामग्री मंगाएंगे भी। सामग्री सारी हमारे पास तो हो नहीं सकती, हम कहीं बाहर से लेके आएंगे। तो जितनी सामग्री हम लेके आएंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह हम स्टोर करके रखेंगे। कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, जितना भी आएगी कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना होगा। और जैसे जैसे उत्पादन प्रक्रिया में लगाना होगा उसी स्टोर से हम निकालते जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ स्टोरेज की सही व्यवस्था ना हुई तो मटेरियल का वेस्टेज होगा, मटेरियल का वेस्टेज होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक, तो स्टोरेज पे हमें क्या करना होगा, वही पढ़ना है। और अगर सही स्टोर ना हुआ तो वेस्ट होगा, दिक्कत होगी, ध्यान देना। और हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है। तो आज आपने पूरी बात क्या जान ली, फिर हम टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है लाभ कमाने के लिए, और अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो लाभ बढ़ाना चाहेगा। और लाभ बढ़ाने के लिए उसके सामने 2 विकल्प हैं, या तो बिक्री मूल्य घटा दो और या बिक्री मूल्य बढ़ा दो, और या तो लागत घटा दो। और बिक्री मूल्य बढ़ाना कभी भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बिक्री घट जाती है। तो कोशिश ये रहेगी लागत घटा दो। और अगर लागत घटाने पर आपने सोचा तो आपको मेन कंपोनेंट्स मिलता है मटेरियल, क्योंकि किसी भी उत्पादन में 45% खर्च से लेकर 75% खर्च सिर्फ मटेरियल पे होता है। अगर किसी खर्चे का इतना बड़ा अमाउंट मटेरियल पे खर्च हो रहा है तो पहला काम हमारा होगा मटेरियल को कंट्रोल करना। और मटेरियल कंट्रोल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब हम मटेरियल कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा मटेरियल स्टोरेज।
क्योंकि जब मैंने आपको मटेरियल कंट्रोल पढ़ाया था, सामग्री नियंत्रण, अगर सामग्री नियंत्रण हमारे वश में रहा तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में होगी, और अगर सामग्री नियंत्रण हमारे पक्ष में ना रहा तो फिर उत्पादन प्रक्रिया हमारे वश में नहीं होगी, और जब उत्पादन प्रक्रिया हमारे वश में नहीं होगी तो निस्संदेह नुकसान होगा। चलिए ये भी मान लिया। तो सामग्री नियंत्रण में क्या होगा? पहला कैसे? जितनी सामग्री की आवश्यकता है उतनी हो। अगर अधिक से अधिक सामग्री आप मंगा लेते हैं तो रखेंगे कहाँ? स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर आप कम से कम सामग्री मंगाते हो तो प्रोडक्शन रुक सकता है। तो इन सारी बातों के लिए मैंने स्तर निर्धारण किया था। अधिकतम कितनी चाहिए, न्यूनतम कितनी चाहिए, खतरे का स्तर क्या होगा और पुनः क्रय का स्तर क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। आप लिखिएगा यूट्यूब पर कॉस्ट अकाउंटिंग बाय दिग्विजय सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन हम एक तरफ से आते हैं तो हमने ये जानना है कि अब अगर हमने सामग्री मंगाई तो रखेंगे कहाँ, और रखेंगे तो वहाँ से निकालेंगे कैसे? वही आपका सामग्री का संग्रहण कहलाएगा, और उसी में आपको जानना है बिन कार्ड। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको लिखना है, और अगर 2 नंबर में है तो एग्जैक्ट यहीं से शुरू कर देना है। बिन कार्ड किसे कहते हैं? तो बिन से अभिप्राय, बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से होता है। क्या क्या मैंने बता दिया, ये सारे सिनोनिम्स हैं। बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से होता है, जहां हम किसी सामग्री का संग्रहण करते हैं, किसी सामग्री को रखते हैं। ध्यान देना, अगर आप कोई सामान, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कहीं कोई सड़क वगैरह बन रही हो, तो जब सड़क वगैरह बन रही होती है तो जो ठेकेदार होता है वो कोई सड़क के किनारे कोई प्लॉट वगैरह होता है तो उस प्लॉट को वो किराए पे ले लेता है, और वहीं पे ढेर सारी गिट्टी का अंबार लगा देता है, लाके इकट्ठा ट्रक की ट्रक गिट्टियाँ आके वहाँ रख दी जाती है। वो भी उसका स्टोर है। अब ये नहीं है कि स्टोर केवल एक 4 दीवारी के अंदर हो, खुले आसमान के नीचे भी स्टोर हो सकता है, चूँकि वो सामग्री उसकी चोरी नहीं जा सकती। लेकिन कुछ सामग्रियाँ ऐसी हैं जो चोरी जा सकती हैं, महंगी होंगी, तो उनको वो बंद दीवार के अंदर रखेगा। तो वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, किस टाइप का है, वैसा उनको व्यवस्था करनी है। लेकिन वो प्लेस भी फिर बिन कहलाएगा। तो बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से है, जहां हम किसी वस्तु का संग्रहण करते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं। तो कार्ड क्या होता है? उसी बिन के बाहर एक कार्ड लगा दिया जाता है। उस कार्ड में बिन के अंदर रखी गई पूरी सामग्री का ब्यौरा होता है। एक दिलचस्प उदाहरण दूं आपको, बिल्कुल वैसा जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो ना, तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बाहर निकलिएगा तो बाहर आपको एक चेयर दिखेगी, और जो चेयर दिखेगी उस पर एक दफ्ती में एक पेज चिपकाया हुआ दिखेगा। जानते हो वो पेज क्या होता है? सीटिंग प्लान होता है। मतलब वहाँ ये दिखाता है कि इस रो में इतने स्टूडेंट बैठे हैं, इस रो में इतने स्टूडेंट बैठे हैं, इस रो में इतने स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, और वो सीटिंग प्लान से उन्हें ये पता लगता है कितने स्टूडेंट इस रूम में बैठे हैं। तो बिल्कुल वैसा उस रूम को आप बिन मान लीजिए, और आप उसके अंदर रखी हुई सामग्री हो गए, और जो बाहर वो चिट रखी है या वो प्रपत्र रखा है वही बिन के बाहर रखा हुआ कार्ड। तो मैंने ये कहा बिन किसे कहते हैं? बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से होता है, और कार्ड से अभिप्राय उसी बिन के बाहर लगाया हुआ एक ऐसा पत्र जिसमें बिन के अंदर रखी गई सामग्री का पूरा ब्यौरा होता है। पूरा ब्यौरा कैसे? कब सामग्री आई, कितनी सामग्री आई, और कब सामग्री निकली, कितनी सामग्री निकली, और उसके लिए कौन अधिकृत व्यक्ति था, उसके हस्ताक्षर भी होंगे। जब ये लेखा आपके पास हुआ रहेगा तो आप हमेशा अपने पास रखी गई सामग्री से अपडेट रहेंगे।
अपडेट रहने का मतलब ये होता है आपको पता होगा कि आपके पास कितनी मटेरियल अवेलेबल है, कब आपको सामग्री मंगानी है, कब नहीं मंगानी है, मैक्सिमम पे हम पहुंच रहे हैं या मिनिमम पे पहुंच रहे हैं, ये सारी बातों का आपको ज्ञान रहेगा। इसीलिए बिन कार्ड बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो बिन कार्ड की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है कि बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से है, और कार्ड से अभिप्राय उस बिन के अंदर रखी गई सामग्री का पूरा ब्यौरा उसी बिन के बाहर लगे हुए एक पत्रक में दर्ज कर दिया जाता है। उस ब्यौरे में क्या होगा, कब आई सामग्री, कितनी आई, उस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है और मटेरियल की कोडिंग भी कर दी जाती है ताकि वो संस्था जानती रहे कि हाँ यहाँ सामान कैसा है। मटेरियल की कोडिंग होगी, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, ये सारी बातें उसके अंदर लिख दी जाती हैं। चलिए, हमने आपको परिभाषा भी बता दी, अब आपको बिन कार्ड का नमूना सीखना है, ठीक है। तो आप हमारे साथ सीखिएगा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत नमूना हम बनाएंगे बिन कार्ड का, ठीक है दोस्तों। तो आइए, और याद रखिएगा मैंने पहले ही कहा ये पूरे कॉस्ट अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है और सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया, और इस बार पेपर में आने की प्रबल संभावना। प्रबल संभावना किस बेस पर कह दे रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली बार एग्ज़ाम में नहीं आया है। अगर ये पिछली बार एग्ज़ाम में नहीं आया है तो इसके पूरे आसार बनते हैं कि इस वर्ष ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। आप रुक के बनाइएगा, पहले 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 1 कॉलम, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ ये हो गया, यहाँ 3 में 1 2 3 हो गए, यहाँ 1 2 3 हो गए, ठीक। आप देखते रहिएगा। और यहाँ भी कितने हो गए, 2, और वो 1 है, मतलब 9 कॉलम बनते हैं। किसी किसी बुक में 8 दिया होगा, किसी किसी बुक में 10, लेकिन होते हैं 9 ही, बेसिकली 9 होते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझने में आसानी होगी। ध्यान देना बेटा कि ये बिन कार्ड का नमूना बनने जा रहा है। आपको समझाते समय मैं एक एक चीज़ बता दूंगा, खुद आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ सबसे ऊपर किनारे लिख दिया जाता है बिन नंबर। इसकी ज़रूरत क्यों है भाई? चूँकि आपके पास कई मटेरियल हो सकते हैं और सबका अलग अलग स्टोरेज हो सकता है। जैसे एक मेडिकल शॉप वाला, तो जब मेडिकल शॉप वाला होता है ना, तो उसका वो जो कह लीजिए कि दुकान में लगाया रहता है जहाँ पे वो दवाइयाँ रहती हैं, जिस खाने में रहती हैं, हर एक खाना उसके लिए एक बिन होता है, ठीक है। तो अगर नई नई शॉप होती है तो चूँकि उसकी आदत नहीं रहती, तो वहाँ वो चिट चिपका देता है कि हाँ इस जगह पे हमने ये सामान रखा, ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर जगह टुकड़ों में टुकड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये नहीं कि वो पूरा कमरा ही बिन हुआ। यही कहा ना कि बिन से अभिप्राय गोदाम, अलमारी, रैक या दराज से होता, तो वो रैक भी बता देता है। चलिए मान लिया, लेकिन मुद्दा यह है कि आप उसकी नंबरिंग कर दोगे, तो बिन नंबर कि किस नंबर का ये बिन है, ठीक है, वो केवल पहचान के लिए होता है। बिन नंबर के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, उस बिन के अंदर रखी गई सामग्री का ब्यौरा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, बिन के अंदर रखी गई सामग्री का ब्यौरा होगा कि बिन के अंदर कौन सी सामग्री रखी गई है, ठीक है। और अगर मटेरियल आपने रखा है तो उसका कोडिंग करेंगे, कोड नंबर, मतलब मटेरियल कोड भी आप बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सामग्री लाइब्रेरी से बुक निकली हुई देखा हो ना, तो लाइब्रेरी से जब कभी कॉलेज से बुक मिलती है तो उस पर एक मुहर लगी होती है और उस मुहर के अंदर कुछ संख्या लिखी होती है, वो उसका कोड होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अंतिम में यहाँ दिखाते हैं स्टोर्स लेज़र नंबर, स्टोर्स लेज़र फोलियो नंबर कह लीजिए। तो जहाँ पे इसका संग्रहण हुआ है उसका लेज़र जहाँ पे बनेगा वहाँ का ये लेज़र फोलियो नंबर यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बना? बिन नंबर। सबसे पहले हम चूँकि बिन जो बना रहे हैं उस बिन कार्ड की नंबरिंग करेंगे।
भाई हमारे पास कई बिन हो सकते हैं, तो इसलिए हम हर एक बिन का एक अलग अलग नंबर देंगे। तो सबसे पहला बिन नंबर। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, उस बिन के अंदर रखी गई सामग्री का ब्यौरा होगा। फिर तीसरा हम उसकी कोडिंग करेंगे, कोड नंबर, कि बिन के अंदर जो सामग्री रखी गई है हम उसको कोड से पहचानेंगे। और चौथा उसका आगे चलकर लेज़र बनाया जाएगा, तो स्टोर्स लेज़र फोलियो नंबर जहाँ पे बनाया जाएगा वो नंबरिंग यहाँ पे डाल दिया जाता है। चलिए ठीक है, इतना आपने बता लिया। इधर आते हैं, इधर जब पहुँचेंगे बेटा तो इधर दिखाएंगे मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको। मैक्सिमम लिमिट किसे कहते हैं, यहाँ आप दिखाएंगे मैक्सिमम लिमिट में कि हम अधिकतम कितनी सामग्री का संग्रहण कर सकते हैं, कितना परचेज कर सकते हैं। मतलब हमारे व्यवसाय के लिए ये वो अधिकतम सीमा होगी जितनी सामग्री हमें रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा रखते हैं तो हमारे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ते हैं, परचेजिंग कॉस्ट बढ़ती है, और उसकी तुलना में हमारा व्यय या जो कह लीजिए अन्य काम होने वाले थे वो कम हो जाते हैं, मतलब हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अधिकतम सीमा से ज़्यादा हमें सामग्री नहीं रखनी होती, तो ये मैक्सिमम लिमिट कहलाती है। नहीं तो हमारी पूंजी फिजूल में ब्लॉक होती है। मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट किसे कहते हैं, हमेशा इतनी सामग्री हमें रखनी है, अगर इससे कम सामग्री रखेंगे तो उत्पादन रुक सकता है। तो मिनिमम लिमिट उस सीमा को दर्शाते हैं जितनी हमें न्यूनतम रखनी है। ठीक है, मिनिमम लिमिट आपने जान लिया। मिनिमम लिमिट के बाद रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल ये सामग्री का वो स्तर होता है जहां पे पहुंचने के बाद सामग्री के दोबारा क्रय का आदेश दे दिया जाता है, उसे ही रीऑर्डर लेबल कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम लिमिट का, मिनिमम लिमिट का और रीऑर्डर लेबल का। मैक्सिमम लिमिट किसे कहते हैं, अधिकतम जितनी सामग्री आपको रखनी है उसे मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। मिनिमम लिमिट किसे कहते हैं, जिससे अधिक सामग्री आप नहीं, जिससे कम सामग्री आप नहीं रखेंगे, नहीं तो आपका उत्पादन किसी भी समय रुक सकता है। और रीऑर्डर लेबल किसे कहेंगे, जितने स्तर पर पहुंचने के बाद सामग्री के दोबारा क्रय करने का आदेश दे दिया जाएगा उसे ही रीऑर्डर लेबल कहेंगे। ठीक है, चलिए ये तीनों आपने जान लिया। अब हम आते हैं बिन कार्ड के अंदर रखी गई सामग्री का ब्यौरा दिखाएंगे कैसे। ठीक है, इतनी चीजें, एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले आप सामग्री रिसीव करिएगा, पहले इशूड करिएगा। मान लीजिए आपने स्टोर बनाया, तो स्टोर में पहले सामग्री आप डालेंगे, पहले उसमें से निकालेंगे, पहले डालिएगा ना, तो पहला कॉलम होगा रिसीव्ड का, या रिसीव्ड लिख सकते हो, रिसीव्ड लिख सकते हो एक से आपकी। रिसीव्ड अगर लिखना चाहो तो रिसीव्ड ही लिखो, ज़्यादा बेहतर है। रिसीव्ड, कब सामग्री हमने पाया। ठीक है, मतलब हमारे पास कब सामग्री आएगी, जब सामग्री आएगी तो उसे रिसीव्ड कहेंगे। अब जब हम उत्पादन काम करने के लिए सामग्री को मंगाए तो सामग्री रिसीव्ड हो गई, और रिसीव्ड होने के बाद जब उत्पादन प्रक्रिया शुरू होगी तो उत्पादन में सामान लगाने के लिए हम स्टोर से सामग्री बाहर निकालेंगे, तभी तो वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में लगेगी, इश्यूड होगी। इश्यूड हो जाने के बाद हमें ये देखना होगा हमने कितनी सामग्री मंगाई थी, मतलब कितना रिसीव्ड हुआ था, उसमें से कितनी सामग्री हमने उत्पादन प्रक्रिया के लिए निकाली है, तो अंत में हमें देखना होगा कितनी हमारे पास बैलेंस में बची हुई है। ठीक, और सबसे अंत में यहाँ हमें दिखाना होगा सिग्नेचर, मतलब जिस व्यक्ति ने या जो अधिकृत व्यक्ति रहा है उसके यहाँ पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। तो टोटल कॉलम आपको समझ में आ गए। ठीक है, फिर से जान लीजिए, आप बिन कार्ड बना रहे हो, तो बिन कार्ड एक स्टोर है जहाँ पे आप सामग्री रखोगे। तो सबसे पहला ब्यौरा आपका क्या होगा कि कब सामग्री आई, कितनी आई, रिसीव। फिर वहाँ से आप सामग्री उत्पादन प्रक्रिया के लिए निकालोगे, जब वहाँ से आप सामग्री उत्पादन प्रक्रिया के लिए निकालोगे उसे इश्यूड कहेंगे। और फिर आपको ये हमेशा अपडेट रखना है कि आपके पास कितनी सामग्री बची हुई है, बैलेंस। और सबसे अंत में आपको दिखाना होगा सिग्नेचर, हस्ताक्षर दिखाने होंगे, किसके, जो अधिकृत व्यक्ति रहा है उस सामग्री के आने पर और सामग्री के जाने पर, उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होने चाहिए, जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। चलिए मान लिया। तो अब रिसीव्ड, रिसीव्ड में आप कैसे दिखाइएगा, रिसीव्ड में सबसे पहले यहाँ आप दिखाएंगे डेट,
मतलब आप ये दिखाएंगे किस तारीख को आपके पास सामग्री पहुंची, डेट। फिर आप ये दिखाएंगे किस तारीख को आपके पास पहुंची और कितनी पहुंची, क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान देना बेटा, मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले ये दिखाइएगा कितनी तारीख को आपके पास सामान रिसीव्ड हुआ और कितनी मात्रा में रिसीव्ड हुआ। तो यहाँ एक कॉलम डेट का, एक कॉलम क्वांटिटी का। अब आप ये सोच रहे हैं बीच में क्या छूट गया, तो यहाँ ये देखना होता है कि मटेरियल रिसीव्ड नोट नंबर, आपका जो मटेरियल रिसीव्ड हुआ है उसका रिसीव्ड नोट नंबर क्या था, मटेरियल रिसीव्ड नोट नंबर, कि जो सामग्री आपकी रिसीव्ड हुई है उसका रिसीविंग नंबर क्या था, वो रिसीव्ड नोट नंबर यहाँ पर आप लिख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ रिसीव्ड का कॉलम। कैसा, कब सामग्री पहुंची, मतलब वो तिथि, वो डेट, और कितनी सामग्री पहुंची, मात्रा। अब यहाँ दो बातें ध्यान देना होगा बेटा, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो पीस के माध्यम से आते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं, पीस मतलब यूनिट कह लीजिए, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो किलो के आधार पर आते हैं। तो वहाँ पे आपको ये दिखाना होगा टन में है, केजी में है, पीस में है, कैसा है, तो वो चीज़ें आप क्वांटिटी में आप दिखाते हो। तो कब सामान आया, कितना सामान आया, और उसका मटेरियल रिसीव्ड नोट नंबर क्या है। फिर यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो कब सामग्री निकली, मतलब उसकी डेट, कितनी सामग्री निकल गई, वो मात्रा, जिस यूनिट में सामान आया है और जिस यूनिट में निकला है वो यहाँ पे आपको दिखाना होगा। और इसका आप डिमांड नोट नंबर दिखाना होगा, डिमांड नोट नंबर। ठीक है, इसका दिखाना होगा डिमांड नोट नंबर। और डिमांड नोट नंबर जब आप दिखा देंगे कि किस नोट नंबर के डिमांड के तहत आपने ये सामान इश्यू किया है, नहीं तो पता लगा आप सामान निकाल दिए और अभी तक उसकी डिमांड नहीं हुई थी तो फ्रॉड पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिमांड नोट नंबर यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाना होगा कि अगर सामग्री के निर्गमन का आदेश नहीं हुआ तो आपने कैसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही है ना। मैंने ये बताया कि आप कब सामग्री आई, रिसीव्ड का, कब सामग्री निकलेगी, इश्यूड का, और जब तक आप इश्यूड नहीं करोगे सामग्री निर्माण प्रक्रिया में लगेगी कैसे, तो ज़रूर स्टोर से आप बाहर निकालोगे, तो जब निकालोगे डेट, जितना निकालोगे क्वांटिटी, और उसका डिमांड नोट नंबर क्या होगा। फिर अंत में आपको ये देखना होगा कितनी सामग्री आपके पास बची हुई है, बैलेंस। कैसे, जितनी आपके पास आई थी उसमें से जितनी आपने निकाल दिया तो शेष बची हुई है, क्वांटिटी। और यहाँ पे आपको क्या दिखाना होगा, डेट। ठीक, किस डेट को आपके पास कितनी सामग्री बची हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल, और सिग्नेचर में वो अधिकृत व्यक्ति जो उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को हमारे पास 500 किलोग्राम सामान आता है। ठीक है, मतलब यूनिट यहाँ पर किलो में दिया गया है, हमारे पास 500 किलोग्राम सामान आता है। ठीक, अब इसका मटेरियल रिसीव्ड नोट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक ये है कि मान के चलिए 1 जुलाई 2020 को हमारे पास 500 किलोग्राम सामान आता है। फिर हमने ये कहा कि हम 5 जुलाई 2020 को 200 किलोग्राम सामान हमने निकाल दिया है, उत्पादन प्रक्रिया में लगा दिया। तो अभी हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है, तो तुरंत हम यहाँ देखेंगे कि 5 जुलाई को हमारे पास कितना सामान बचा, 5 जुलाई 2020 को हमारे पास कितना किलोग्राम सामान बचा, 300 किलोग्राम सामान बचा। कैसे, 500 किलोग्राम सामान था, 200 किलोग्राम निकाल दिया तो हमारे पास कितने किलोग्राम सामान बचा, 300 किलोग्राम सामान बचा। और यहाँ पे जो व्यक्ति अधिकृत होगा उसके हस्ताक्षर होंगे। ठीक, जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो आप कहेंगे कि आपका बिन कार्ड का नमूना तैयार। लेकिन आप इसे बनाइएगा कैसे, तो जब आपको बिन कार्ड लिखना होगा, मैंने जितनी बातें आपको बताई वैसे ही आप लिखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम। तो बिन कार्ड कहते किसे हैं। ठीक, एक चीज़, बिन से अभिप्राय गोदाम अलमारी रैक से, कार्ड से अभिप्राय पत्रक से, उस बिन के बाहर लगाया जाने वाला पत्रक। ठीक है, तो बिन से अभिप्राय गोदाम अलमारी रैक या दराज से होता है जिसके अंतर्गत हम कोई सामग्री रखते हैं।
कार्ड उस बिन के बाहर लगा हुआ एक पत्रक जिसमें बिन के अंदर रखी गई सामग्री का पूरा ब्यौरा होता है, उसे ही बिन कार्ड कहा जाता है। चलिए ये मान लिया। बिन कार्ड का आपने नमूना बनाना है। कैसे आप बिन कार्ड का नमूना बनाएंगे? तो सबसे पहले बिन नंबर, भाई हमारे पास कई बिन हो सकते हैं, हम सबकी अलग अलग नंबरिंग करेंगे। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मतलब मटेरियल क्या रखा हुआ है वो, मटेरियल की कोडिंग होगी और मटेरियल का स्टोर्स लेज़र फोलियो नंबर बनेगा, तो वो वहाँ पे स्टोर्स लेज़र फोलियो नंबर दिखा दिया जाएगा। उस छोर पे हम दिखाएंगे मैक्सिमम लिमिट, मतलब अधिकतम कितनी सामग्री हमें मंगानी है, कितनी संग्रहण करनी है। अगर उससे ज़्यादा मंगाए तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, परचेजिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमें मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगाना। मिनिमम लिमिट से अगर कम रखे तो हमारा उत्पादन ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए मिनिमम लिमिट से हमेशा ऊपर रहना है। और रीऑर्डर लेवल, ये वो स्तर होता है मिनिमम लिमिट से ऊपर होगा कि रीऑर्डर लेवल मिनिमम लिमिट तक पहुंचने तक सामान हमारे पास फिर से आ जाए, तो वो रीऑर्डर लेवल कहलाता है। जहां पर पहुंचने के बाद सामग्री के दोबारा क्रय का आदेश दे दिया जाता है। अब आप बिन कार्ड का ये नमूना बना दीजिएगा कि कब सामग्री आपके पास पहुंची, रिसीव्ड, कब आपके पास ये सामग्री इश्यूड हुई और कितनी आपके पास सामग्री बची हुई है। अंत में सिग्नेचर का कॉलम, हस्ताक्षर का। ठीक है, तो ये इतना आप इसमें दिखाइएगा। डेट कब रिसीव्ड हुई आप इसका एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, कितनी मात्रा में सामग्री आपके पास आई है, कब आई है। यहाँ पे इशूड में आप ये हेडिंग डाल के, रिसीव्ड में आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा, एक हेडिंग इशूड डाल दीजिएगा, एक हेडिंग बैलेंस डाल दीजिएगा। तो यहाँ लिखेगा रिसीव्ड ऑफ मटेरियल, यहाँ लिखेगा इशूड ऑफ मटेरियल, यहाँ बैलेंस ऑफ मटेरियल। और आप एक्सप्लेन कर देंगे कब सामग्री आई, कितनी आई, कब सामग्री निकली, कितनी निकली, कब बची, कितनी बची। ठीक है, और जो अधिकृत व्यक्ति होगा उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये मटेरियल के स्टोरेज के सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतर तकनीक है, जिसमें आप सामग्री का संग्रहण करते हैं ताकि मटेरियल का कहीं कोई वेस्टेज ना हो और आप हमेशा मटेरियल के बारे में अपडेट रह सकें। ठीक, आपको अब निर्गमन सीखना होगा। मैंने आपको सामग्री का संग्रहण बता दिया, मैंने आपको सामग्री का नियंत्रण बता दिया। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सामग्री का निर्गमन। आपसे ये उम्मीद होगी कि आप ये पढ़े होंगे। सामग्री का निर्गमन कैसे होता है? तो सामग्री के निर्गमन के लिए आपको जानना होगा फीफो, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और अंत में आपको ABC एनालिसिस पढ़ना होगा। ठीक है, क्या? ABC एनालिसिस। तो हमारी एक क्लास इन पर लगेगी, बहुत जल्द लगेगी। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को इससे जोड़िए, उन्हें भी बताइए कि उनकी पढ़ाई उनकी शर्तों पर हो सकती है, जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसी। ठीक है, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप हमसे अपनी किसी भी, अगर चाहें तो आप एक एक सब्जेक्ट की क्लास हमसे ले सकते हैं, और चाहें तो पूरे और पूरी पढ़ाई सारे 6 के 6 सब्जेक्ट की आप क्लास ले सकते हैं। आपको पूरी क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।